नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और राज्य भर में लोकतंत्र का बड़ा उत्सव देखा जा रहा है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो कर रहे हैं। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए घरों से निकल रहे हैं और बात करें तो पटना समेत पूरे राज्य में कुल 45,341 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां 3,75,00,000 से अधिक मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। और इस चरण में 122 महिला उम्मीदवार समेत कुल 1,314 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर जो है वो भी रखी जा रही है। मुंगेर, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर और जमालपुर जैसी सीटों पर मतदान शाम 5 बजे तक ही जारी रहेगा और मतदाता ई-पिक कार्ड के साथ साथ 12 अन्य वैध पहचान पत्रों से भी मतदान जो है वो कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो देखिए सुबह से मतदान की जो प्रक्रिया है वो देखिए वो जारी है और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? हम तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। जनता से अपील करेंगे कि भ्रष्टाचार और जंगल राज को जैसे आपने पिछले 19 सालों से दूर रखा है, इस बार भी दूर रखिए। एनडीए के पक्ष में मतदान कीजिए ताकि बिहार जिस विकास की राह पर है उसकी चाल, उसका रफ्तार कम नहीं होना चाहिए, इसलिए एनडीए को वोट करें। सभी लोग मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान करके बिहार के निर्माण में सहयोग करने का काम करें। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के लिए जनता का आशीर्वाद नई सरकार को मिलते रहना चाहिए। तो लालू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये लिखा कि तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। लालू का ये बयान सीधे तौर पर मौजूदा सरकार पर निशाना माना जा रहा है और साथ ही ये संदेश दे रहा है कि अब आरजेडी पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवा बदलाव का नारा जो है वो देने जा रही है। तो वहीं बात की जाए, समाजवादी पार्टी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाज के विकास और बेहतर लोकतंत्र के लिए सत्ता बदलते रहने को जरूरी बताया था और उन्होंने कहा था कि रोटी उलटते पलटते रहो ताकि वो ठीक से पक सके। एक ही तरफ सिक रही रोटी जल जाती है, पकती नहीं है। वैसे ही सत्ता परिवर्तन भी अपरिहार्य है और सत्ता बदलती रहनी चाहिए ताकि आम जनमानस और समाज में निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का जो भला है वो हो सके। वहीं राजनीति विश्लेषकों का ये कहना है कि लालू का ये बयान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि आने वाले चुनावी परिदृश्य की रणनीतिक पिच भी है। मतदान केंद्रों पर युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों की लंबी कतारें ये संकेत दे रही हैं कि इस बार युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी केंद्रों तक वोटिंग में जोश देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान कर रही हैं। पहले चरण के इस मतदान के साथ ही बिहार की सियासत में बात की जाए, युवा बनाम पुराने शासन की बहस जो है वो और तेज हो गई है। तो बिहार में पहले चरण का मतदान 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर देखिए सुबह से जो वोटिंग है 7 बजे से ये वोटिंग है वो जारी है और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखिए अगर बात की जाए सुबह से मतदान की जो प्रक्रिया है वो देखी जा रही है, सुरक्षा के इंतजामों के बीच में क्या कुछ अभी तक का जो अपडेट है वो मिल पा रहा है? शहबाज, देखिए प्रिया, लगातार सुबह से कहीं ना कहीं वोटिंग प्रक्रिया जारी है और मतदान पर जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है वो ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से इस बार जो वहां की जनता है वो बदलाव का रास्ता जो है वो चुनती हुई नजर आ रही है। यानी जो है बिहार में लगातार अगर बात करें
तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। लगातार नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन के साथ रहे या फिर एनडीए के साथ गए हों। वो उन्होंने पाला ज़रूर चेंज किया लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जनता जो है इस तरफ से जो वोट देने के लिए घरों से जो भीड़ निकल रही है वो एक बदलाव का जो है कहीं ना कहीं एक आहट लेकर सामने आती हुई नजर आ रही है। हालांकि हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं प्रिया, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि लगातार विपक्ष जो है ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जो जंगल राज है वो एक प्रोपेगेंडा था जो लालू यादव और आरजेडी के लिए फैलाया गया था। असली जो जंगल राज है, महाजंगल राज बनाम जंगल राज की जो हमने अभी तस्वीरें देखी थी और जो बयान देखे थे कि एक जंगल राज था लेकिन इस या एनडीए में महाजंगल राज है, इन पर भी क्योंकि रैलियों का भी जो है वो दौर चला है प्रिया, और लगातार अभी भी रैलियां जो हैं वो जारी हैं क्योंकि दूसरे चरण के लिए भी वोटिंग होनी है और वहां पर भी जो पार्टियों के जो अपने सहयोगी हैं, नेता हैं, वो माहौल बनाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आज की अगर बात करी जाए तो अभी 13.9 बजे तक की जो परसेंटेज है वो लगभग 13.13% के लगभग पहुंच चुकी है वोटिंग परसेंटेज, और ये 2 घंटे का मामला है और हर सीट पर कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो 10 से ऑन एवरेज माना जाए तो 10 से ऊपर ही देखने को मिली है, 10 के लमसम देखने को मिली है प्रिया। और लगातार लोग जो हैं वो जो नेता हैं, बड़े लीडर हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हो, सीएम नीतीश कुमार हो, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव, लालू परिवार, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो आज वोटिंग में सहभागिता करते हुए देखे जा रहे हैं और लोगों से अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। जब बीते कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद उन्होंने शाम को एक वीडियो जारी किया था कि कल जो है बिहार के बदलाव के लिए और खासकर जेनजी जो एक संदेश उन्होंने दिया, वो जेनजी, बिहार के जेनजियों के लिए एक संदेश जारी किया था कि मैं अपने बिहार के जेनजी लोगों से, जनरेशन जेड के लोगों से अपील करता हूं कि वो बदलाव के लिए वोट देने जाएं, यानी कि कल जो वोट देने जाएं, यानी आज जो जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया बिहार में जारी है उसके लिए राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया था। तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक वीडियो संदेश जारी किया। उसके बाद देखने को मिला खेसारी लाल यादव ने भी कहीं ना कहीं वीडियो संदेश जारी किया था प्रिया, और लगातार वोट देने की अपील की जा रही है और लोग वोट देते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी शहबाज, बात करें, कई सीटें इस बार ऐसी है जिस पर सबकी जो नजरें हैं वो टिकी हुई है, और अगर बात करें इसी के क्रम में मोकामा की जो सीट है और काफी इस पर भी विवाद देखने को मिला था, और यहां पर देखा जाए तो 2 बाहुबलियों की टक्कर जो है ये कहा जा रहा है कि देखी जा रही है। एक तरफ जहां आनंद सिंह है तो दूसरी तरफ आरजेडी की टिकट पर सूरबाज सिंह की जो पत्नी है वीणा देवी, वो भी सीधी टक्कर में देखी जा रही है। सीट को लेकर शहबाज क्या लगता है, कौन आगे चल रहा है, या क्या अगर बात की जाए, अगर देखा जाए क्योंकि लगातार लंबे समय से इस पर विवाद जो है वो देखने को मिल रहा था, तो क्या लगता है सीट को लेकर मुकामा की? बिल्कुल प्रिया, और इस सीट की अगर बात करें तो ये सबसे, बिहार की अगर बात करेंगे तो सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट बन चुकी है। कारण ये है कि जो कभी बाहुबली थे उसके बाद लालू प्रसाद यादव के रहनुमा बन गए थे दुलार चंद यादव, और एक बहुत लंबा अरसा था उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने अपने जो है राजनीतिक जीवन जो है वो जिया था। लेकिन वक्त बदला और बिहार की सियासत का तरीका भी बदल गया। जनसुराज पार्टी जो है वो उसमें आई, लाइमलाइट में आई। जनसुराज इसी साल जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो दुलार चंद यादव जो हैं वो जनसुराज का दामन थाम लेते हैं और उनके भतीजे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे होते हैं मोकामा सीट से। लेकिन मोकामा कहीं ना कहीं पहले से ही बाहुबलियों का ही गढ़ रहा है, और मोकामा में उस हिसाब से अगर देखा जाए प्रिया तो अभी भी विकास वहां पर उस ढंग से नहीं हो पाया है। फैक्ट्रियां वहां नहीं पहुंच पाई हैं, रोजगार वहां पर नहीं पहुंच पाया, पलायन वहां नहीं रुक पाया है, शिक्षा का स्तर जो है वो वहां नहीं बढ़ पाया है। कारण यही है कि मोकामा में जिस तरीके से एक बाहुबलियों का वर्चस्व देखने को मिलता है, और उसके लिए कहीं ना कहीं बड़े लीडर जो हैं, बड़ी पार्टियां जो हैं वो मुंह भी खोलती हुई नजर नहीं आती हैं। जिस तरीके से आनंद सिंह का आज आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री एक आके मोकामा से आनंद सिंह का सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं, तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि बिहार में अगर आज कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं तो इसमें कहीं ना कहीं गलतियां जो हैं वो लीडर्स की ही हैं, वो नेता ही जिम्मेदार हैं, और पब्लिक आज भी कहीं ना कहीं वहां से पलायन करती हुई देखी जा रही है। हमने तमाम वीडियो ऐसे देखे जो बाहर मजदूर हैं, जो रोजी रोटी के लिए बाहर दूसरे राज्यों में हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें या फिर केरल की बात करें, साउथ में भी बहुत से लोग हैं जो बिहार के लोग ऐसे हैं जो जाके वहाँ काम कर रहे हैं। देखा हमने कि किस तरीके से अब उनको वहाँ ट्रेनों से बुलाया जा रहा है कि आप जो है अपने मत का इस्तेमाल करें।
करें। यानी कि कुल मिलाकर जब चुनाव का वक्त आता है तो जनता की याद आती है, और जिस तरीके से उनको बुलाया जा रहा है ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसजनक बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप, ये एक बहुत बड़ा महापर्व होता है और आपको लोगों को बुलाना पड़ रहा है, इसका मतलब बिहार की जनता भी इतनी उत्सुक नहीं है, और उसको भी कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद है कि शायद बिहार में जिस तरीके से जो विकास होना चाहिए था, जो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी और जो शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए था, वो आखिर क्यों नहीं बढ़ा है। और लगातार एक लंबा कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा। बिल्कुल शहबाज, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी, अभी आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कई ऐसी फैक्ट्रियां जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, चाहे वो गन्ना पिराई एक काफी महत्वपूर्ण देखी जाती है, वहां पर भी उसकी भूमिका, और कई ऐसे लोग भी हमने देखे जो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हमारा रोजगार इससे कभी चलता था, आज ये पूरी तरीके से बुझा पड़ा है, क्योंकि जो फैक्ट्रियां कभी काम में आती थी आज वो कैसे खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, जो मशीनें वहां पर लगी थी वो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, और यही एक बड़ी वजह है पलायन के लिए भी। और बिहार में बिल्कुल शहबाज देखा जा रहा है कि पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और तभी पार्टियां भी, देखिए अब चुनाव नजदीक है, चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया। शहबाज, दोनों तरफ से मैनिफेस्टो में नौकरियों का दावा किया गया है, एनडीए ने भी नौकरी का दावा किया है और महागठबंधन ने भी नौकरियों का दावा किया। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का तत्काल रूप से वादा किया है कि हम आएंगे तो 1 करोड़ जो है वो नौकरी देंगे, साथ ही साथ महिलाओं के लिए, और जो जिस तरीके से, क्योंकि एक 10,000 रुपये वाला जो किस्त देनी थी एनडीए ने, वो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने दे दी, और कहीं ना कहीं चुनाव में ये जिस तरीके से फ्रीबीज की राजनीति का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने बोला है कि फ्रीबीज की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं विकास और जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं एक चीज़ों में फंसते हुए नजर आते हैं। हमने देखा है कि फ्रीबीज की राजनीति किस तरीके से प्रदेशों को कर्जे में डालती हुई नजर आती है, क्योंकि बिहार पर ऑलरेडी कर्जा है और कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिस पर करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा ना हो। हमने हिमाचल प्रदेश में स्थिति देखी थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई थी, वहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई थी। कारण यही था कि हम आएंगे तो इतने यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, महिलाओं को इतना रुपया दे देंगे, लेकिन जो सियासतदान हैं वो ये नहीं सोचते कि सरकारी खजाने में पैसा कितना है, राज्य पर बोझ कितना है, और जिस राशि की हम घोषणा कर रहे हैं क्या वो पैसा हम सरकारी खजाने से निकाल पाएंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें प्रिया, तो बस कहीं ना कहीं टूरिज्म पर ही आधार है। वहाँ की जो अगर अर्थव्यवस्था की बात करें पूरी तरीके से टूरिज्म पर आधारित है, और अगर टूरिज्म वहाँ नहीं ठीक ठाक हुआ, और जिस दरमियान की ये बात मैं बता रहा हूँ, कोविड से उभर रहा था देश, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश पे एक बहुत बड़ा वो झेल रहा था, परेशानी झेल रहा था हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे में अलग अलग, अब यही चीज सेम हमें कर्नाटका में भी देखने को मिली थी। कर्नाटका में कांग्रेस ने ऐलान तो कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस मॉडल को लेकर सबसे पहले आई थी प्रिया, और चर्चा में भी रही, क्योंकि दिल्ली में उसको इसका फायदा भी देखने को मिला था, और यही चीज अब हर पार्टियां अमूमन निभाती हुई नजर आ रही हैं। कर्नाटका में भी हमने देखा था कि कांग्रेस ने पहले महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन जब बाद में राज्य पर बोझ पड़ा तो जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, वो ये कहते नजर आए कि जो भी महिलाएं सक्षम हैं वो स्वेच्छा से इस योजना का त्याग कर सकती हैं। समझ में ये नहीं आता कि सियासतदान को अपने काम से ज्यादा फ्री योजनाओं पर भरोसा रहता है, यानी कि उनको अपने काम पर इतना भरोसा नहीं है जितना उनको भरोसा है पैसे बांटने में। ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स बिहार की जनता इस वक्त कितनी समझी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश जिस तरीके से लगातार 10,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, जब प्रियंका गांधी जनसभा में पहुंची बिहार में जनसभा करने के लिए, वहां पर उन्होंने इस बात को एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया भी। वो ये कहते हुए नजर आए कि 2 दशक से कहां थे नीतीश कुमार, उनको क्या याद नहीं आया कि पैसे देने के लिए किस तरीके से जनता को लुभाने का काम किया जाता है। उसके बाद देखा गया कैसे इंडिया गठबंधन ने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को अगर हम सरकार में आते हैं, हम सत्ता में आते हैं, तो महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए तुरंत भेजे जाएंगे।
हाँ, एक साथ पैसा उन्होंने, तेजस्वी यादव ने हाँ, ऐलान किया है कि वो बिल्कुल। एक साथ पैसा देंगे प्रिया। और यही अगर आप बात करें, यही तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हर महिला को पैसा हर महीने देने का ऐलान किया है, अगर आप उसको महिलाओं के आंकड़े से अगर आप गुणा करके देखेंगी तो वो जो 2025-26 का बिहार का बजट है उसका 1/3 रुपया हो जाता है। यानी आप बजट का 1/3 पैसा मुफ्त में महिलाओं को बांट देंगे। अगर आपको ये पैसा लगाना ही है तो बिहार में जिस तरीके से पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको पलायन के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो कितनी फैक्ट्रियां लगाएंगे। अगर एक विधानसभा क्षेत्र की बात करें और उस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अगर एक विधायक ये जिम्मेदारी ले ले कि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं रोजगार लड़कर लेके आऊंगा और विधानसभा में यहाँ के पलायन की जो है बात जरूर जो सदन के पटल पर मैं रखता हुआ नजर आऊंगा, वो चीज़ किसी मैनिफेस्टो में नहीं नज़र आती है, ना किसी सियासतदान के भाषण में नज़र आती है। बस जो तुरंत असर करे, यानी कि पैसा बांट देना, ये तुरंत असर करने वाली चीज़ है जो एकदम क्विकली रिस्पॉन्स करे, उस पर सियासतदान ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आते हैं। और हिंदी पट्टी क्षेत्रों में अगर बात करें प्रिया, तो ये चीज़ बहुत अहम भी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा यह गया है कि जो जनता है वो भी इतनी जागरूक नहीं हो पाती है कि जनता को भी सोच समझकर फैसला करना चाहिए कि आखिर किस तरीके से राज्य का विकास होना है। क्योंकि जब हमने देखा था कि जन स्वराज के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने साउथ की जगहों का जिक्र किया था, उन्होंने वहाँ के राज्यों का जिक्र किया था कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ उन राज्यों में उन्होंने बोला था कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन हर 10 साल पर कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक में एक बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे दी गई है कि इलेक्शन की, वहाँ पर आने पर जनता जो है दूसरी पार्टी का चयन कर लेती है, यानी कि सत्ता किसी के साथ बहुत ज़्यादा सालों तक वहाँ पर नहीं रहती है। इसीलिए नेताओं में कहीं ना कहीं जो है वो डर रहता है कि अगर मैं विकास नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ की जनता जो है जिताएगी नहीं। लेकिन हिंदी पट्टी क्षेत्रों में इससे एवज में अगर आप देखेंगी तो वहां पर क्या होता है, एक बड़ा चेहरा या फिर कोई एक बड़ा मुद्दा पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण करते हुए देखे जाते हैं। कोई एक मुद्दा बनाया जाता है हिंदी पट्टी क्षेत्र में, जिस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं, दोनों ही पार्टियां जो हैं, दोनों ही तरफ से जो दल हैं, वो भुनाते हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं प्रिया। एक माहौल क्रिएट किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर बारी आती है फ्रीबीज की, मैनिफेस्टो की बात आती है। मैनिफेस्टो में आप किस तरीके से घोषणा कर रहे हैं, आप कितने यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, आप महिलाओं के खाते में कितने रुपए डाल रहे हैं। यहाँ की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि विकास की बात कौन कर रहा है, अस्पताल की बात कौन कर रहा है, शिक्षा की बात कौन कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए प्रिया तो आज प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स में जो जिस तरीके से मनमानी चल रही है, मनमाने तरीके से जो है फीस वसूली जा रही है, उसका बोझ जो है वो जनता नहीं झेल पा रही है। आप किसी को कितने महीने तक पैसा दे सकते हैं, ये सरकारों को सोचना चाहिए और ये जनता को भी सोचना चाहिए कि आखिर कोई भी सरकार हमें कब तक बैठाल के खिला देगी या उसके देने से हमारा कब तक पूरा हो जाएगा। अगर आप फैक्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि कई वीडियो हमने ऐसे देखे थे प्रिया अभी, क्योंकि कई तमाम वायरल वीडियो हुए जिसमें हमने देखा कि ललन सिंह जा रहे हैं, सम्राट चौधरी जा रहे हैं, एक जागरूक व्यक्ति हमें दिखा जो सवाल करता हुआ नजर आ रहा है कि आपने इस प्रदेश के लिए, इस जिले में जहां आप जा रहे हैं, जहां वोट मांगने आए हैं, आपने क्या किया है। अगर हर विधानसभा सीट से ये आवाज उठने लगेगी तो वाकई में बदलाव जो है हर राज्य में देखने को मिलेगा। लेकिन यही कारण है कि कहीं ना कहीं विकास जो है वो जो बिहार में ठीक ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता जो है वो क्या इस बार चाहती है, नीतीश कुमार के साथ जाती है, तेजस्वी यादव के साथ जाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन इस बीच अगर एक बात लेकिन देखने को मिल रहा है कैसे तेजस्वी यादव बार बार इस बात को कोट करते हैं, बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि हम कम समय में ज्यादा विकास देंगे, चाहे वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि अगले 2 महीने में हम हर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे 14 जनवरी को। और इसी के साथ साथ ये भी तेजस्वी यादव ने कहा कि जो काम नीतीश की सरकार में नहीं हुआ 20 सालों में, वो हम 20 महीनों के अंदर अंदर करके दिखाएंगे, चाहे वो नौकरी के वादे पर हो, चाहे वो अपने मैनिफेस्टो पर कायम रहने की बात हो। शहबाज, बिल्कुल, राजद के पास भी कई मौके थे प्रिया, से पहले भी राजद जो है वो सत्ता में थी
और बहुत दिन से, बहुत सालों की बात करें कि बहुत सालों से अभी भले ही सत्ता में ना रही हो, क्योंकि अभी देखा गया था नीतीश कुमार के साथ जो है वो सत्ता में थी, नीतीश कुमार ने पलटी मारी, बीजेपी के साथ गए। एक तो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा खलती हैं चीज़ें कि जिस तरीके से किसी एक पार्टी को जो वो जादुई आंकड़ा है वो नहीं छू पाती है। हमेशा बैसाखी पर जो है वहाँ पर सरकार बनती देखी जाती है। यही कारण है कि उथल पुथल भी मचा रहता है राज्य में। नीतीश कुमार साफ तौर पर देखे जाते हैं कि कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत वक्त जो होता है वो ज़ाया होता है और तमाम जो राज्यों को जो विकास मिलना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। तो ये भी जनता को कहीं ना कहीं प्रिया समझना चाहिए कि एक पार्टी के साथ, एक दल के साथ जाएं और उसको जिताएं और उससे विकास की बात करें। हालांकि इस बीच दावों और वादों के बीच इस बार की टक्कर बीजेपी और आरजेडी के बीच बहुत कड़ी मानी जा रही है। इस वक्त माना जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी बहुत बढ़िया किया था, 80 सीटें जीती थी और राजद दूसरे नंबर की पार्टी रही थी, और इस बार भी ठीक वैसी स्थिति नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए माहौल तो बिल्कुल बनाया था वहां पर, जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, फिर उसके बाद वो तेजस्वी यादव की यात्रा में भी शामिल होते हैं राहुल गांधी, लेकिन एकदम एकाएक वो बिहार के चुनाव से ऐसा लगता है कि उन्होंने लंका फतेह कर ली और वो वहां से गायब हो जाते हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर भी वहां नहीं जाता है। अब जब चुनाव के महज 3-4 दिन बाकी होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जिन लीडर्स को वहां पर पहुंचाना चाहिए था और जिन लीडर्स को वहां पर लगाना चाहिए था, कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी गलती हुई है। कांग्रेस की पिछली बार 19 सीटें थी, लेकिन इस बार देखना यह होगा कि कांग्रेस क्या बेहतर कर पाएगी या 19 से भी कम आंकड़ा इसका बिहार में हो जाएगा, क्योंकि लगातार देखा गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस है। अगर आज़ादी के बाद से बात करें तो बिहार को कांग्रेस ने कई मुख्यमंत्री दिए हैं। एक लंबा कार्यकाल रहा है बिहार में कांग्रेस का, लेकिन 90 के दशक के बाद जब लालू यादव और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सत्ता में आए, उस चर्चा में आए, उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उसकी पकड़ बिहार से दूर होती चली गई और हिंदी पट्टी क्षेत्र से भी कांग्रेस का कोई खास पकड़ नहीं रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति थी। कांग्रेस की एक वक्त पे वहाँ जलवा बरकरार था, लेकिन धीरे धीरे हर राज्य से देखा गया कि खासकर हिंदी पट्टी क्षेत्र से वो जो है स्थिति बेकार होती चली गई। जी शहबाज, अगर बात करें रघुनाथपुर सीट को लेकर क्या लगता है, क्योंकि ये जो सीट है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है और जहां पर दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब जो है वो मैदान में है, और बात की जाए एनडीए ने उनके नामांकन को जंगल राज की वापसी करार दिया और लगातार देखिए जनसभाएं जो होती रही हैं, बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचते और इस सीट का जिक्र जरूर करते हैं। वहीं भाजपा नेता की बात करें शहबाज, हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये भी कहा था कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि ओसामा नाम सुनकर लोगों को ओसामा बिन लादेन की याद आ जाती है। तो रघुनाथपुर जो सीट है किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सस्पेंस इस पर भी बरकरार है और लोगों की नजरें भी इस सीट पर लगातार बनी हुई है। शहबाज, बिल्कुल, ये सीट भी कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में है प्रिया, और जो मोकामा सीट है उसके बाद रघुनाथपुर सीट आ जाती है, जहां से एक शहाबुद्दीन जिनका कभी तूती बोलती थी सीवान में, एक बहुत बड़े बाहुबली नेता माने जाते थे, उनका बेटा जो है ओसामा शाह वो इस वक्त चुनावी मैदान में है। और ये जो चुनाव है वहाँ से इस पर सबकी नज़रें हैं कि आखिर क्या जो शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा इस वक्त चुनाव लड़ रहा है, क्या उसको जनता वहाँ चुनती है, क्योंकि एनडीए जो है वो साफ तौर पर ये कहता नज़र आ रहा है कि अगर इनकी वापसी हुई तो जनता कहीं ना कहीं जंगल राज को चुनती हुई नजर आएगी, क्योंकि एनडीए साफ तौर पर शहाबुद्दीन का जमाना याद दिलाता है। जिस तरीके से गुंडाई चलती थी, जिस तरीके से माफियागिरी, गुंडा टैक्स, तमाम चीजें चलती थी, और शहाबुद्दीन का एक बहुत बड़ा नाम भी था। एक पूरे कहा यह जाता है कि आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बहुत खास थे और उनका ही हाथ था। एनडीए हमेशा से ये कहती चली आई है कि लालू प्रसाद यादव ने ही कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन को बिहार में जो है वो जन्म दिया था, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के ही इर्द गिर्द ही शहाबुद्दीन की पूरी गुंडई जो है वो नजर आती थी। तो एनडीए कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिक्र करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और उस जंगल राज की याद भी दिला रहा है कि अगर आप उनको चुनेंगे तो ऐसे ही लोग सत्ता में आएंगे। जी
बिल्कुल शहबाज, क्योंकि देखा गया जब सीवान में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे जनसभा को संबोधित करने को लेकर, उन्होंने भी इस गढ़ को काफी ज्यादा उठाया। शहाबुद्दीन का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया और ये संदेश दिया कि कैसे अब अपराधियों की छाती पर हम बुलडोजर चलाने का काम करते। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीवान से की थी। शहबाज। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि देखिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ गए तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक टैग चलता है बुलडोजर बाबा का। जी। वहां पर देखा गया कि पहले से ही बुलडोजर को तैनात किया गया और वहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज भी दिया कि इसी बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ दी है। एक सीवान के जो शहाबुद्दीन थे, ठीक वैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम ऐसे माफिया थे जिनका कहीं ना कहीं एक वक्त पे तूती बोलती थी। लेकिन 2017 के बाद से जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं, उसके बाद से इन माफियाओं की कुंडली खुलना शुरू होती है, इनके ऊपर गाज गिरना शुरू होती है। तमाम बड़े लीडर्स थे, तमाम बड़े नाम थे। एक वक्त था जो सत्ता चलाते थे ये लोग, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन दिखाया और इन लोग के खिलाफ नकेल कसना शुरू किया। यही मैसेज उन्होंने बिहार से दिया है कि अगर आप इस तरीके की कोई भी गलती करेंगे तो वहां पर भी यही चीज होगा जो उत्तर प्रदेश में एक वक्त में हुआ करती थी। जी ठीक है शहबाज, रोकना चाहूंगी आपको। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है और आपको बताना चाहिए इस बीच की ये बड़ी खबर है। आरजेडी का बड़ा आरोप सामने आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरजेडी का ये बड़ा आरोप, बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई जाए। तो देखिए आज पहले चरण की वोटिंग और आरजेडी का ये आरोप सामने आया है। ऐसी धांधली पर इलेक्शन कमीशन तुरंत कार्रवाई करे। बड़ी खबर, विजय सिन्हा का आरजेडी पर बड़ा आरोप सामने आया है। विजय सिन्हा ने कहा कि पोलिंग बूथ एजेंटों को धमकाया जा रहा है। बूथ कब्जा करने की कोशिश की। आरजेडी के गुंडे लोगों को डरा रहे हैं। तो विजय सिन्हा का ये बड़ा बयान और देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो चुका है। विजय सिन्हा का आरजेडी पर ये बड़ा आरोप सामने आया और वो कह रहे हैं कि कैसे धमकाने की कोशिश की जा रही है, पोलिंग बूथ एजेंटों को लगातार धमकाया जा रहा है। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है और आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह से वोट पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। मुंगेर जिले में 9 बजे तक 13.37% वोटिंग जो है वो पूरी हुई है। नालंदा जिले की बात करें तो इस जिले में 9 बजे तक 12.45% वोटिंग पूरी हुई। मुजफ्फरपुर में 9 बजे तक 14.38% वोटिंग पूरी हुई है। तो बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है और आपको बताना चाहेंगे इसी कड़ी में कि 9 बजे तक मुंगेर जिले में 13.37% वोटिंग पूरी हुई है। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को निराधार बताया। ये आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा बयान। आरजेडी जो लगातार आरोप लगा रही है कि कैसे बिजली काटी जा रही है, स्लो वोटिंग करवाई जा रही है और इस पर इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगा है और अब इलेक्शन कमीशन का भी इस पर जवाब सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को निराधार और गलत बताया है। ये आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। तो देखिए आज बिहार में पहले चरण की वोटिंग और लगातार इस पर बयानबाजी का दौर भी देखा जा रहा है। तमाम बयान जो है देखिए वो भी सामने आए हैं, आपको वो बयान सुनाते हैं। निश्चित रूप से बिहार के लोग अपना हित जानते हैं
उन्होंने पिछले 15-20 सालों में जो प्रगति बिहार के लिए देखी है, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की प्रगति की गति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की सरकार में और एनडीए के सानिध्य में ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनेगी और पिछली बार से सीटें भी ज्यादा आएंगी और वोट भी ज्यादा आएंगे। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप। मुझे लगता है कि जिस सुबह से जो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, जिस तरह से लोग लाइन लगा के वोट कर रहे हैं, बहुत उत्साह है। लोग बिहार में पीस के लिए, आज भी शांति के लिए और सुशासन के लिए वोट कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये चुनाव जो है ये बिहार का मोमेंट है। ये चुनाव जो है बिहार को अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जाना है तो यही डबल इंजन की सरकार करेगा। इसलिए एनडीए के पक्ष में लोग बड़ी संख्या में निकल। तो देखिए, पहले चरण की वोटिंग जारी है और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आरजेडी का देखिए ये बयान सामने आया। आरजेडी का ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से वोटिंग में धांधली करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बार बार लाइट जो है वो काटी जा रही है जिसके चलते वोटिंग धीमी हो जाए या फिर वोटिंग में गड़बड़ी करने का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाती हुई आरजेडी नजर आ रही है। और शहबाज बने हुए हमारे साथ लगातार। शहबाज, क्या कुछ अपडेट इस पर मिल पा रहा है? क्योंकि देखिए एक तरफ वोटिंग जारी है, दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर भी देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आरजेडी तमाम तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाती हुई नजर आ रही है। शहबाज। बिल्कुल प्रिया, लगातार कहीं ना कहीं देखिए चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर आज जो है वो जारी रहेगा और खासकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती हुई जरूर देखी जाएगी। जिस तरीके से तमाम पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि लगातार ईवीएम और या फिर बिजली कटौती की बात जो है वो विपक्ष कर चुका है। इस तरीके से धीमी वोटिंग कराने का जिक्र कर चुका है कि धीमी वोटिंग कराई जा रही है और दोपहर के वक्त जब सन्नाटा होता है तो उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो प्रिया लगातार आज के दिन बिल्कुल जारी रहेगा। सेम स्थिति 11 तारीख को भी देखने को मिलेगी और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं ईवीएम को दोषी ठहराता हुआ नजर आएगा। अगर आप बात करें, साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि लगातार इस बीच लगातार चुनाव की प्रक्रिया जारी है और अलग अलग जिलों में वोटिंग चल रही है। अलग अलग प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर आरजेडी बनाम भाजपा की लड़ाई सीधे तौर पर देखी जा रही है। कहीं कहीं त्रिकोणीय लड़ाई भी हो रही है। जनसुराज वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो तमाम ऐसी स्थितियां हैं प्रिया जो अभी लगातार बनी हुई हैं बिहार के चुनाव में। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जो 121 सीट हैं, इन 121 सीटों पर किन पार्टी का या किस गठबंधन का ज़्यादा जो है असर देखने को मिलेगा। क्या महागठबंधन की तरफ सुई घूमेगी या फिर एनडीए के ही तरफ लोग विकास को और तमाम ऐसी चीज़ों को चुनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर एक सभा में जिक्र किया है कि आप जो है विकास को चुनिए और जो जंगल राज की बात उन्होंने करी है कि जंगल, अगर आप महागठबंधन के पास जाते हैं तो आप जंगल राज को चुनते हैं, पलायन को चुनते हैं। क्योंकि एनडीए ये दावा करती चली आ रही है कि जब से सत्ता में हम आए हैं तब से जो है पलायन रुका है, तब से नौकरियां बढ़ी हैं, रोजगार बढ़ा है बिहार में। तो तमाम दावे और वादे जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अब दावे और वादों के बीच आज चुनाव मतदान का वक्त है। लोग अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं 1314 लगभग उम्मीदवार हैं इस चरण में, और उन सभी उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसका जो फैसला है वो 14 नवंबर को पता चलेगा कि इस बार किसने कितनी मेहनत की थी और उस मेहनत का फल क्या निकलकर सामने आया है। बिल्कुल शहबाज जी, बिल्कुल देखिए कई बड़े चेहरों को भी इस बार मैदान में उतारा गया है, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो या फिर खेसारी लाल यादव। जनता किस पर कितना भरोसा जताएगी अगर इन लोगों की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव भी इनसे होता है। जो बड़े सेलिब्रिटीज को उतारने का काम पार्टी की तरफ से किया जाता है, क्या लगता है इसका कितना फायदा चुनाव में मिल सकता है पार्टियों को? शहबाज देखिए, एक बड़ा चेहरा अपने साथ एक बड़ी पब्लिक और एक बड़ी गैदरिंग लेकर आता है, उसके अपने फॉलोअर्स होते हैं और इसी का फायदा कहीं ना कहीं पार्टियां उठाती हुई नजर आती हैं। अगर बात करें खेसारी लाल यादव की, मैथिली ठाकुर की,
पूर्व IPS आनंद मिश्रा की, सम्राट चौधरी की, तमाम ऐसे लीडर हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी यादव भी हैं इसी फेज में, तो तमाम ऐसे लीडर हैं जो अब इस चरण में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े चेहरे जो हैं वो अलीनगर से मैथिली ठाकुर, जिन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता इस जिले का नाम चेंज करने की बताई थी कि जैसे ही सत्ता में मैं आऊंगी मैं अलीनगर का नाम चेंज कर दूंगी और इस अलीनगर का नाम जो है वो दूसरा रख दूंगी। तो लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन जो बड़े चेहरे की जो आप बात कर रही हैं वो बड़ा चेहरा पार्टियां इसीलिए चुनती हैं कि उनके पहले से ही इतने फॉलोअर्स होते हैं। मैथिली ठाकुर का बिहार में अच्छा खासा ग्राफ है, लोग उनको पसंद करते हैं। और खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जैसे पवन सिंह की है और तमाम ऐसे भोजपुरी सिंगर हैं जो अपनी राजनीति में किस्मत को आजमा चुके हैं। मनोज तिवारी से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। देख रहे हैं हम कि अब खेसारी भी अपनी किस्मत पहली बार चुनाव के मैदान में देखते हुए आ रहे हैं कि इस बार खेसारी लाल यादव को क्या जनता चुनती है कि नहीं चुनती है। हालांकि खेसारी लाल यादव को लेकर दो मत हैं कि जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा जनता जा नहीं रही है, खेसारी लाल यादव को बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा NDA का कहना है कि खेसारी लाल यादव को जीत नहीं मिलने वाली है। देखना दिलचस्प होगा प्रिया कि इस बार बिहार में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लड़ाई कहीं कहीं त्रिकोणीय भी नजर आ रही है। जी शहबाज, अगर राघोपुर सीट की बात करें, राघोपुर सीट को लेकर क्या लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव का ये किला माना जाता है और RJD परिवार की कहीं ना कहीं ये सीट रही है, तो राघोपुर सीट को लेकर क्या कुछ लगता है इस बार? देखिए, राघोपुर सूट से एक बड़े नेता के रूप में RJD के सबसे बड़े चेहरा और विपक्ष का बहुत बड़ा नेता तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। कहीं ना कहीं एक बड़े लीडर्स के रूप में तेजस्वी यादव की भूमिका भी अहम हो जाती है। हालांकि दिल्ली के चुनाव में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हार गए थे, लेकिन वहां स्थितियां जो हैं प्रिया दूसरी थी। आम आदमी पार्टी सत्ता में थी और वहां पर लोगों की नाराजगी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो होने लगी थी। इसीलिए बड़े चेहरे जो थे वहां पर जो है वो औंधे मुंह गिरते हुए देखे गए। हमने एक से बढ़कर एक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम ऐसे बड़े चेहरे थे जो चुनाव में हार गए, जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो विपक्ष के नेता हैं, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। राघोपुर जो बात कर रही हैं आप सीट की, उस सीट से तेजस्वी यादव एक बड़े प्रबल उम्मीदवार हैं और उनकी जीत बहुत ज़्यादा मानी जा रही है कि उन बड़े अंतर से, बड़े वोटों से वो वहां पर जीत सकते हैं। RJD ऐसा दम भर रही है, तेजस्वी यादव ऐसा वादा कर रहे हैं। बिल्कुल शहबाज, लेकिन देखिए यहाँ पर इस सीट पर भी एक बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, क्योंकि साल 2015 और 2020 में बीजेपी ने यहाँ से सतीश कुमार को लड़ाया था, लेकिन देखिए हरा दिया तेजस्वी ने, और इस बार फिर से NDA ने एक बार फिर सतीश यादव पर भरोसा जताया है। और क्या लगता है ये त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनसुराज पार्टी ने भी सीट पर चंचल कुमार को उतारकर मुकाबले को काफी ज्यादा त्रिकोणीय बनाने का काम किया है। तो NDA जिस तरीके से एक बार फिर से पूरा भरोसा सतीश कुमार पर जता रही है, क्या लगता है ये भरोसा कामयाब रहेगा? देखिए प्रिया, मैंने जैसे जिक्र किया कि इस बार जैसे कि हर बार की तरह जो स्थितियां रहती थी वो नहीं है। हमेशा महागठबंधन और NDA के बीच कांटे की टक्कर मानी जाती थी, लेकिन इस बार मामला त्रिकोणीय हो गया है। इसकी साफ तौर पर वजह जनसुराज है। जनसुराज में जिस तरीके से प्रशांत किशोर अलग अलग जिलों में गए और बहुत शुरुआत में उन्होंने बहुत जिस तरीके से मेहनत करी, लेकिन चुनाव जैसे ही अपने पूरे शबाब पर था, अपने पूरे उरूज पर था, उस वक्त जो है प्रशांत किशोर जैसा लगा कि हथियार डालते हुए नजर आए। उन्हें यह लगा कि उन्होंने जितना करना था, जितना कर चुके वो, उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए। चुनावी मैदान से पूरी तरीके से जो है वो नदारत दिखाई दे रहे थे। जो रैलियां, जो जोश उनकी पहले देखा जा रहा था, वो जोश जो है वो खत्म होता चला जा रहा था। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहीं ना कहीं एक पूरा माहौल जरूर तैयार कर लिया है और ऐसी सीटों को उन्होंने चुना है जहां से RJD उम्मीदवार के वो डेंट पहुंचा पाए। इस बार ये माना जा रहा है कि RJD को वो ठीक ठाक नुकसान पहुंचाते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में पहले चरण का जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से जारी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बिल्कुल देखने को मिल रहा है। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो देखिए लगातार तमाम तरह के आरोप लगाता हुआ इलेक्शन कमीशन पर नजर आ रहा है। चाहे अभी जिस तरीके से देखा गया कि कैसे RJD की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वोटिंग धीमी करने की बात कही गई, लाइट कटौती करने की बात कही गई, तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और इलेक्शन कमीशन का भी इस पर जवाब जो है देखिए वो सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने यह साफ तौर पर कहा कि ये सब जो आरोप है
वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है, सुचारू ढंग से की जा रही है। प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम में वहां पर लगातार तैनात हुआ है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।